हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? स्वागत है कान्हांचल में। आज की कहानी मेरे द्वारा रचित पुस्तक पोल वतुर का आदमखोर बाघ से ली गई है, जिसका शीर्षक है भालू का आतंक। यह कहानी कान्हा क्षेत्र के वन ग्राम पिपरवाड़ा की है, जिसमें भालू ने आतंक मचा रखा था। जून की तपिश का महीना था। सूप खार रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा रहता है। गर्मियों के दिनों में गांव वाले जंगल से वनोपज जैसे तेंदुपत्ता और महुआ लेने जाते हैं, और वहां अक्सर उनकी मुलाकात बाघ, तेंदुआ और स्लॉथ बियर से होती रहती है। बाघ और तेंदुआ तो अक्सर ग्रामीणों को देख के अपना रास्ता बदल लेते हैं, किंतु स्लॉथ बियर इंसानों के पास आने से नहीं घबराते हैं, बल्कि समय रहते इंसान उनसे दूरी नहीं बनाते तो उनकी जान पर बन सकती है। ऐसे ही एक दिन गांव के सरवन सिंह सुबह सुबह महुआ बीनने कुछ लोगों के साथ जंगल गए थे। पूरे जंगल से महुए की भीनी भीनी सुगंध हवा में चारों ओर फैली थी। गांव के अन्य लोग भी महुआ बीनने में लगे हुए थे। सरवन सिंह महुआ बीनने में इतने खो गए कि वो कब अपने साथ आए, जत्थे से अलग हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। अब थोड़ी देर में उन्हें किसी के करहाने की आवाज आती है। एकाएक उनका ध्यान महुए बीनने से अलग हो जाता है। उन्होंने देखा एक भालू उनकी ओर देख रहा था। उन्हें अब एहसास हो गया था कि महुआ बीनने में वो अपने जत्थे से अलग होकर काफी दूर आ गए हैं। एक बार बाघ या तेंदुए से बचा जा सकता है, किंतु भालू से बचना लगभग नामुमकिन होता है। अब भालू उनसे 70-80 फीट दूर था, तो उनको अब उचित निर्णय करना था, भागे या डटकर भालू से मुकाबला करे। उनके पास हथियार के रूप में एक लठ ही था, सो उससे भालू का मुकाबला सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता था। अब उन्होंने महुए की बोरी को खोल दिया, जो उन्होंने सुबह से बीन रखा था, और पीछे की ओर भागना स्टार्ट कर दिया। भालू को यह सब अप्रत्याशित प्रतीत हुआ। वह भी सरवन सिंह के पीछे जाने लगता है। अभी वह कुछ कदम चला ही होगा कि समीप ही महुए की बोरी से बिखरे हुए महुए को देखकर भालू कुछ पल के लिए रुक गया और महुए को सूंघने लगा। अब इतना समय सरवन सिंह के लिए पर्याप्त था। उन्होंने देखा कि समीप ही एक चट्टान है, जिसमें एक आदमी के जाने लायक जगह थी, तो वो तुरंत उस गुफानुमा चट्टान में चले गए। अब इधर भालू भी महुए को खाने के बाद सरवन सिंह के पीछे पीछे उस गुफानुमा चट्टान तक आ गया, किंतु उस चट्टान में उसके हाथ ही जा सकते थे, तो उसे चट्टान को खरोंचना चालू किया, जो बदस्तूर 1 घंटे तक चालू रहा। उसके बाद भालू थक कर उसी चट्टान के पास बैठ गया। अब दोपहर का समय हो गया था। गांव के लोगों का जत्था गांव पहुंच गया था, किंतु सरवन सिंह जब परिवार में नहीं लौटा, तो लोगों को शक हुआ कि सरवन तो उनके साथ जंगल में था, किंतु वो कब अलग हुआ, यह किसी को मालूम नहीं चल सका। परिवार के लोगों ने समीप कुछ लोगों से निवेदन किया कि सरवण को खोजने में उनकी मदद करें। अब यहाँ छोटा सा गांव, बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई कि सरवण अभी तक जंगल से नहीं आया, तो कुछ लोग सहायता करने के उद्देश्य से सामने आते हैं और फिर सरवण को खोजने का काम प्रारंभ किया जाता है। जत्थे की अगुवाई एक अनुभवी आदमी कर रहा था, जिसका नाम रामकिशन था। रामकिशन अक्सर जंगल से वनोपज लाता रहता था, और उसका खेत बिल्कुल जंगल से लगा हुआ ही था, तो उसे रात में और दिन में जंगल में कैसे बचा जाता है, इसका भरपूर अनुभव था। उसने कहा, कुछ दिन पहले नेताम साहब जी डिप्टी रेंजर हैं, वो कह रहे थे कि जंगल में एक मादा भालू एक्टिव है, जिसके छोटे बच्चे उसी के साथ विचरण कर रहे हैं। ऐसे में हमें और ग्रामवासियों को बहुत ही सावधानी के साथ जंगल जाना चाहिए, क्योंकि मादा भालू कुछ ज्यादा ही अपने बच्चों के लिए समर्पित होती है, और वह बिना चेतावनी दिए हमला करने से भी नहीं गुरेजती। रामकिशन की बात सुन सब चौंक जाते हैं। तब रामनरेश लोगों से कहता है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम मौजूद है, और हम लोगों उस भालू पर कोई हमला नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा दूर से भगाने का प्रयास रहेगा। दोस्तों, जैसे ही ये डीप जंगल में प्रवेश करते हैं, उन्हें चट्टान के पास कुछ कला साया दिखाई पड़ता है, किंतु लोग भी आवाज करते हुए चल रहे थे, क्योंकि रामकिशन ने बताया था कि जंगल में यदि बिना शोर किए जाते हैं, तो कोई जानवर यह समझ बैठता है कि वह उस पर हमला करने के इरादे से तो नहीं आ रहा है, जिससे स्थिति खराब भी हो सकती है। इसी कारण सभी लोग एक साथ आपस में बात करते हुए चले आ रहे थे। अब सरवण को उन लोगों की आवाज सुनाई देती है। वह जोर जोर से चट्टान के पास भालू है बोलकर सभी गांव वालों को सचेत कर रहा था। यह आवाज रामकिशन को सुनाई देती है। वह सभी को रुकने का इशारा करता है। सर्च पार्टी में कुछ युवा लोग भी रहते हैं, जो पत्थर वगैरह उठाकर भालू को मारने का प्रयास करने लगते हैं।
उन लोगों को रामकिशन ने रोका और बताया कि हम कितने ही संख्या बल में क्यों ना हो, आखिर भालू एक जंगली जानवर होता है जिससे इतने आसानी से निपटा नहीं जा सकता है। रामकिशन की बात सभी ने आन ली और उस चट्टान के पास कुछ दूरी में वो लोग इकट्ठा हो गए। किंतु भालू भी टस से मस होने को तैयार नहीं था। यह अजीब सी स्थिति आधे घंटे तक बनी रही, पर कुछ देर में भालू को उनके बच्चों की कॉल सुनाई देती है। अब वह भालू एकदम से मतामई माँ में बदल गई और जल्दी से अपने बच्चों की आवाज की दिशा में जोर से भाग ओझल हो गई। मादा भालू के जाने के बाद सरवण को चट्टान से बाहर आने के लिए रामकिशन आवाज देता है। तब सरवण बाहर आता है और सभी लोगों का अभिवादन कर शुक्रिया करता है। अब इस सभी कार्यवाही में शाम होने लगी थी। तब रामकिशन ने सभी से कहा, जल्दी गांव लौट जाते हैं, क्योंकि उस मादा भालू पर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब सरवण ने बताया कि किस तरह मादा भालू पर खून सवार था। वो तो मुख्य किसी भी हालत में मारने पर उतारू हो गई थी। अब जल्दी जल्दी टीम गांव की ओर रवाना होने लगी थी, किंतु उन लोगों को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि कोई जंगली जानवर उन पर बराबर नजरें जमाए हुए हैं और उनको स्टॉक कर रहा है। गांव के घरों का ऐसा पैटर्न जिसमें एक व्यक्ति के घर से सटा हुआ दूसरे का घर रहता है और पास ही आंगन भी रहता है और कुछ जगह गलियारे के लिए रख दी जाती है। इन गलियारों में कोई छुपने के इरादे से आए तो वह दिखाई नहीं देगा। कुछ ऐसा ही उस रात उनके गांव में होने वाला था। वो मादा भालू न जाने क्यों अपने बच्चों को त्याग कर उनके पीछे पीछे गांव तक आ गई थी। उसका इरादा हमला करने का था। इसी इरादे को लेकर वह एक घर के गलियारे के पास चली जाती है और लगभग छुप ही जाती है। इधर रात होने पर सारे गांव ने भोजन किया और सोने लग जाते हैं। अब रात के तकरीबन 12 बजे का समय हुआ होगा। एकाएक मादा भालू एक्टिव होकर गांव में कुछ खोजने का प्रयास करने लगती है, मानो जैसे कोई चीज खो गई हो जिसे वह पागलों की तरह देख रही थी। ऐसा करने के दौरान वह मलकू सिंह के गलियारे में पहुंच जाती है और जोर से पानी के मटके से टकरा जाती है। इस टकराने की आवाज से जो शोर होता है उससे घबराकर मलकू के परिवार के लोग अहाते में आते हैं। तब वहां उस मादा भालू को देखकर महिलाएं जोर से चीखती हैं और सारे घर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इस शोर शराबे में मादा भालू भी उनके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है और मलकू सिंह पर अटैक कर देती है, जिसके कारण मलकू वहीं गिर जाता है। उसे सिर में चोट आती है और खून निकलने लगता है। अब जब यह सिनारियो घट रहा था, गांव वाले भी जाग जाते हैं, जिसके कारण मादा भालू वापस जंगल में लौट जाती है। आनन फानन में मलकू सिंह को अस्पताल लाया जाता है, जहां उसे 5 टांके लगते हैं और अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। इधर गांव में दहशत का माहौल बन जाता है। अब दिन में भी कोई अपने घरों से निकलना नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था पूरे गांव में कर्फ्यू का माहौल हो गया हो। अब तो वन विभाग ने भी मुनादी करवा दी थी कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, कोई घरों से नहीं निकलेगा और न ही काम पे बाहर जाएगा। 2 दिनों से वन विभाग की टीम गांव में गश्ती लगा रही थी और एक टीम को सरकारी वाहन के साथ गांव में ही तैनात कर दिया गया था। अब तीसरे दिन वह मादा भालू फिर से गांव में आती है। इस बार उसने गांव के सबसे निचले वाले घर में, दबिश्ती घर कच्ची मिट्टी का बना था, तो मादा भालू के एक जोरदार पंजे ने घर की दीवार तोड़ दी। दीवार भी भरभरा कर गिर जाती है। सभी लोग चीखते हैं और चिल्लाते हैं। एक छोटी सी बच्ची उस मादा भालू की चपेट में आ जाती है। मादा भालू उस बच्ची को भी घायल कर देती है। बच्ची नीचे गिर जाने की वजह से वह उस बच्ची के अलावा एक वयस्क व्यक्ति पर हमला कर देती है। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई भालू सोच समझकर गांवों में अटैक कर रहा था। अब उस व्यक्ति को पकड़कर पेट में हमला कर देती है, जिससे उस व्यक्ति की इंटेस्टाइन बाहर निकल आती है। अब मादा भालू बाहर निकल आती है और जंगल की तरफ निकल जाती है। इधर वन विभाग पर भी इस समस्या को जल्द खत्म करने का प्रेशर था, किंतु मादा भालू लगातार हमले किए जा रही थी। तो वन विभाग ने इस समस्या से निपटने के लिए कान्हा वन परिक्षेत्र से डॉ पांडे की मदद लेने की सोची। डॉ पांडे बहुत अनुभवी वेटनरी डॉक्टर थे। उन्होंने सबसे पहले मादा भालू के अटैक करने का पैटर्न समझा। उन्होंने अपनी स्टडी में यह पाया कि मादा भालू ने हाल ही में अपने बच्चों की मृत्यु देखी है, या बहुत ही क्लोज ही उसके बच्चों को शिकारियों ने उठा के ले गए हैं, जिसके कारण मादा भालू बहुत स्ट्रेस में है। वह इसी का निराकरण पाने के लिए मनुष्यों की बस्ती में आती है, जहां इस 2 पैर वाले इंसान ने उसके बच्चों को चुराया था। उसने पीछा भी किया होगा, तो उन व्यक्तियों ने उसी रास्ते का प्रयोग किया जिस पे तुम गांव वाले आते जाते हो। इसी कारण वह मादा भालू हमलावर हुई है। अब जब समस्या का पता चल गया था,
तो वन विभाग ने इसे ट्रैंकुलाइज करने का विचार बनाया। डॉक्टर पांडेय की देखरेख में एक टीम बनाई गई जिसमें मादा भालू को ट्रैंकुलाइज करने का महत्वपूर्ण काम सौंपा गया। किंतु ट्रैंकुलाइज करने के पहले डॉक्टर पांडेय को मादा भालू को देखना आवश्यक था, क्योंकि उन्हें मादा भालू की उम्र, वजन और ऊंचाई के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था कितनी मात्रा दी जाए जिससे वह निश्चेतन हो जाए। एक दिन कमलेश पटेल अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे कोई आवाज आई जो परिचित तो नहीं थी। उसने खेत का काम तुरंत बंद किया और तेज कदमों से गांव की ओर भागा, और तब तक नहीं रुका जब तक कि वह सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच गया। उसने यह बात आसपास बताई तो वहां से उसे मालूम हुआ कि फॉरेस्ट की एक टीम उनके गांव में पंचायत भवन में रुकी है। वह तुरंत वहां जाकर खेत में हुए अनुभव को डॉक्टर की टीम को बताया। डॉक्टर और उनकी टीम ट्रैंकुलाइजर गन लेकर खेत की ओर निकल गई। अभी शाम नहीं हुई थी, किंतु उनके पास शाम ढलने के पहले लगभग 1 घंटे का समय था। जैसे ही डॉक्टर की टीम कमलेश पटेल के खेत के पास पहुंचे, वो मादा भालू गांव की तरफ ही आ रही थी। टीम सतर्क हो जाती है और जंगल के रास्ते में छुप के बैठ जाते हैं। कुछ ही पल में मादा भालू वहां से गुजरती है। इधर डॉक्टर पांडे की टीम तैयार थी। जैसे ही मादा भालू उन्हें दिखाई देती है, डॉक्टर अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से डॉट चला देते हैं, जो सीधे भालू की जांघ में जाकर लगता है। मादा भालू मुड़ती है। अब वो गांव की ओर न जाकर वापस जंगल की ओर जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद उसकी चाल धीमी हो जाती है और आगे जाकर वो एक घास में लेट जाती है और निश्चित अवस्था में पहुंच जाती है। इस पर डॉक्टर और उनकी टीम बहुत खुश होती है। जल्दी ही मादा भालू को वन विभाग द्वारा स्पेशल वाहन से कान्हा रेस्क्यू सेंटर लाया जाता है, जहां उसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा।